Hello all, myself Professor Anil Kumar, and today we will be discussing the next topic, that is IEEE 802.5 token ring and IEEE 802.6 standard which is known as DKO-DB। तो सबसे पहले हम जो है टोकन रिंग को देख लेते हैं। तो टोकन रिंग का मतलब क्या है कि आपका एक रिंग की फॉर्मेशन में जो कंप्यूटर्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। जैसे ये रिंग बनी हुई है, सर्कल की फॉर्म में आपके कंप्यूटर्स अटैच हैं और इसमें ये आपके जो कंप्यूटर्स अटैच हैं या आपकी जो भी डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं वो आपस में अटैच्ड हैं। तो अब इनको जो टेक्निकली हम वर्ड यूज़ करते हैं, वी कॉल देम एज रिंग इंटरफेसेस। सो अ रिंग कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिंग इंटरफेसेस। इनको हम रिंग इंटरफेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं इन कनेक्शन पॉइंट्स को। और जो ये आपस में कनेक्शन बने हुए हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, मतलब डायरेक्ट आपस में इनका आपस में लिंक है। तो एक रिंग इंटरफेस को हमने दूसरी रिंग इंटरफेस के साथ जो है डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे रखे हैं। और रिंग इंटरफेस के थ्रू जो है आपके कंप्यूटर्स अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेशन। तो ये हो गया आपका स्टेशन और ये जो कनेक्शन पॉइंट है इसको हमने बोल दिया रिंग इंटरफेस। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ये तो आपके बन जाते हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स, आप कोई भी वायर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो भी आपका डेटा है वो इस रिंग इंटरफेस यानी कि ये वाले इंटरफेस के को पास थ्रू करके ही इस रिंग के ऊपर जो है आपका ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, तो जब भी आपका डाटा इस रिंग इंटरफेस पे पहुंचता है तो आपका यहाँ पे ये बफर लगा होता है। ये वाली डायग्राम है। सो इस डायग्राम में मान लीजिए ये रिंग इंटरफेस है, जैसे हमने यहाँ से स्क्वायर बॉक्स बनाया, ये सेम मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पे एक बफर लगा होता है। बफर मतलब स्टोरेज, जहाँ पे आप स्टोरेज करते हो। तो जब भी आपका कोई भी डाटा इस रिंग इंटरफेस के अंदर एंटर करेगा तो उसका जो डाटा है इस बफर में 1 बिट स्टोर किया जाएगा। सो दिस कॉपिंग ऑफ अ बिट, हर बार एक बिट जो है वो आप इस इंटरफेस में स्टोर करते हो। उसके बाद आप डाटा जो है आगे फॉरवर्ड इसको मूव करने देते हो। मतलब आपका जब डाटा मान लीजिए इस स्टेशन ने रिलीज़ किया तो इस रिंग इंटरफेस पे भी एक 1 बिट उसकी स्टोर की जाएगी, उसके बाद अगले वाले पे भी, इसके बाद अगले वाले पे भी। मतलब जब भी आप किसी रिंग इंटरफेस को क्रॉस करोगे तो आपको 1 बिट डिले हर इंटरफेस पे जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्या है कि आपकी रिंग में, जैसे हमने पहले स्टडी किया था, टोकन जो है एक स्पेशल फ्रेम होता है, वो यहाँ पे सर्कुलेट करता रहता है, आपकी पूरी रिंग में जो घूमता रहता है। ठीक है, अब जिस स्टेशन ने डाटा को ट्रांसफ़र करना है वो क्या करेगा, टोकन को कैप्चर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना डाटा सेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो द टोकन इज सीज्ड बाय चेंजिंग ओनली 1 बिट ऑफ द टोकन। मतलब टोकन एक स्पेशल फ्रेम है, इस तरह कुछ फ्रेम होगा, उसकी एक कोई बिट होगी, उस बिट को अगर आपने चेंज कर दिया तो इट मीन्स आपने टोकन को जो अपने पास रख लिया। अगर उसकी वैल्यू को आपने नहीं छेड़ा तो इट मीन्स जो है वो टोकन आपका रिंग में जो सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपने डाटा को सेंड करना है तो आप क्या सेंड करते हो, टोकन प्लस डाटा। मतलब आपने टोकन पहले रिसीव कर लिया, उसके बाद आप जो टोकन है वो फर्स्ट 3 बाइट्स में ऐड करके आप डाटा फ्रेम के साथ इसको जो है वो सेंड कर देते हो। ठीक है, मतलब डाटा फ्रेम में आप डाटा प्लस टोकन आपका जो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर भी एक जो स्टेशन है वो एट ए टाइम आपके टोकन को जो है रिसीव करेगा और डाटा को सेंड करेगा, तो इट मीन्स देयर विल बी नो कोलिजन्स, आपस में कोई टकराव जो है उसके होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अब रिंग इंटरफेस में जो है इसमें 2 मोड्स में काम करते हैं जो स्टेशंस होते हैं। एक तो है लिसन मोड में, ये वाला लिसन मोड है आपका। लिसन मोड का मतलब क्या है कि आपका डाटा आ रहा है, आपके रिंग इंटरफेस में गया, ये हमने वायर्स लगा दी, स्टेशन यानी कि जो कंप्यूटर हमारे यहाँ वहाँ उस तरफ को ये कनेक्शन जा रहा है और ये कनेक्शन आपके स्टेशन से यहाँ पे आ रहा है। तो लिसन मोड में क्या होता है कि आपका डाटा आया रिंग इंटरफेस में, 1 बिट बफर में अपना स्टोर किया, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये हो गया आपका लिसन मोड। इट सिंपली कॉपीज इनपुट बिट्स, जो भी इसको बोला गया इनपुट, ये जो भी आपकी इनपुट आएगी उसको आप ये आउटपुट लाइन पर आप कॉपी करके सेंड कर देते हो और आप 1 बिट का जो है डिले करते हो। ठीक है, दूसरा जो मोड है वो है आपका ट्रांसमिट मोड। ट्रांसमिट मोड में हम क्या करते हैं कि आपका ट्रांसमिट मोड का मतलब कि आपने अभी टोकन जो है रिसीव कर रखा है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे जो ये 1 बिट वाला बफर था, ये आप देखोगे इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं है, 1 बिट वाला बफर नहीं है। आपका इनपुट, ये इनपुट थी और ये वाली आपकी आउटपुट थी, तो इसका कनेक्शन जो है ये टूट चुका है और इसमें कोई भी इंटरफेस नहीं है। तो अब ये क्या करता है, टोकन को कैप्चर करके स्टेशन डायरेक्टली जो है डाटा वो सेंड करना शुरू कर देता है। मतलब स्टेशन जिस
रिंग इंटरफेस के साथ स्टेशन अटैच है, उस रिंग के इंटरफेस में आपका बफर वाली डिले नहीं होता, या आप कह लो वो वाली स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो भी हम फ्रेम्स जो है सेंड करते हैं वो डेस्टिनेशन उसको एक्नॉलेज कर देता है। तो जब भी हम डाटा सेंड करते हैं तो हम एक AC के एक्नॉलेजमेंट फ्रेम जो सेंड करते हैं उसकी बिट को हमने 0 सेट कर दिया होता है। जब वो फ्रेम रिसीव हो जाता है तो ACK की बिट जो है वो 1 चेंज हो जाती है। इट मीन्स ACK एक्नॉलेजमेंट, मतलब हमने डाटा किसी को भेजा तो उसने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ उसको डाटा मिल गया, ठीक है। तो रिसीवर क्या करता है, फ्रेम को रिसीव करता है, उसको अपने बफर में रखता है, उसके बाद उसका चेकसम वो लगाता है कि ये डाटा जो उसने रिसीव किया वो ठीक किया या नहीं किया। अगर उसको ठीक लगता है तो वो एक्नॉलेजमेंट बिट की जो वैल्यू है वो सेट टू 1 कर देता है, ठीक है। अब ये वाला वेरीफाइड फ्रेम जो है वो सेंटर के वापस पास चला जाता है और सेंटर को पता चल जाता है कि उसने जो डाटा है वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब जब जो स्टेशन डाटा ट्रांसमिट कर रहा था, जब उसने अपनी ट्रांसमिशन ख़त्म कर दी, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि रिंग के ऊपर जो आपका टोकन सर्कुलेट हो रहा है और टोकन को आप रिसीव करोगे, उसके बाद आप डाटा सेंड करना शुरू कर दोगे। अब क्योंकि टोकन इसके पास था, इसने ट्रांसमिशन अपना कर रहा था, तो जब इसकी ट्रांसमिशन खत्म होगी तो इसको टोकन को दोबारा जनरेट करके रिंग के ऊपर छोड़ना पड़ेगा ताकि कोई और बंदा टोकन को रिसीव करके डाटा जो है वो सेंड कर सके। सो आफ्टर द ट्रांसमिशन इज ओवर, सेंडर क्रिएट्स अ न्यू टोकन। सेंडर जो होता है वो अपना एक नया टोकन बनाता है और उसको रिंग के ऊपर रख देता है, ठीक है। अब जिसने भी उस टोकन को लेना होगा वो टोकन की बिट को चेंज करके टोकन को अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कि आप टोकन रिंग में काम कैसे होता है। तो हमने क्या देखा कि आपकी सर्कुलर शेप में है, ये वाले जो पोर्शन है ये रिंग इंटरफेस है। तो जब ये रिसीविंग मोड में होगा तो 1 बिट डिले होगा, जब ये सेंडिंग मोड में होंगे तो इनका इनपुट और आउटपुट कनेक्शन नहीं होगा और इसमें 1 बिट डिले भी नहीं होगा। तो जिसने भी डाटा सेंड करना है वो टोकन के साथ सेंड करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि वो जो डाटा उसने भेजा था वो रिसीव हो गया या नहीं हो गया। और जब उसने डाटा वो सेंड अपना उसने कंप्लीशन कर दिया, उसके बाद टोकन को नया टोकन क्रिएट करके वो रिंग के ऊपर जो है इसको रिलीज़ कर देगा ताकि कोई और बंदा टोकन जो है वो यूज़ कर सके और डाटा ट्रांसफ़र कर सके। उसके बाद है इसमें टॉपिक के हैंडलिंग केबल्स। अब इसमें केबल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने एक ये मॉडल बनाया होता है वायर सेंटर। तो ये आप जो मैंने ये रेड कलर में बना रखे हैं ये बॉक्सेस, ये आपके स्टेशंस हैं और उनमें से 2 वायर्स आ रही हैं। एक आप इनकमिंग के लिए बोल सकते हो, एक आउटगोइंग के लिए बोल सकते हो, या आप कह सकते हो 2 कनेक्शंस बने हुए हैं, मतलब एक वायर जाने डाटा सेंड करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो अब इनमें क्या है कि ये इसमें करंट पास होता रहता है। अब इसमें दिक्कत क्या है या हमें ये हैंडलिंग केबल लगाने की ज़रूरत क्या है। पहले तो प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि पहले हमने यहाँ पे रिंग पड़ा है, तो अगर मान लीजिए आपका ये वाला स्टेशन आपका ख़राब हो जाता है तो इट मीन्स आपकी रिंग ही टूट गई, मतलब ये अगर बंदा बाहर निकल गया तो आपका सर्कल जो है ये टूट गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है ये हैंडलिंग केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्होंने वाइड फ्रेम बना रखा होता है। तो इस वाइड फ्रेम में क्या है कि हर जो कनेक्शन है वो इस ढंग से बनाया जाता है। इस मतलब जो आपका ये वाला कनेक्शन है, ये पॉइंट पे जो कनेक्शन है ये इस ढंग से बनाया जाएगा वाइड सेंटर की फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि 2 वायर्स आ रही हैं इस वायर सेंटर में से हर पीसी के लिए, एक जाने के लिए एक आने के लिए। और इनमें ये ग्रीन कलर का मैंने लाइन सी बना रखी है, ये रिले लगी होती है, ठीक है। तो ये रिले का मतलब क्या है कि आप ऐसा मानिए कि ये कनेक्शन पॉइंट है, ये एक ब्रिज सा है। ये तब तक ऐसे रिले पॉइंट रहेंगे, मतलब आप स्टैंडिंग पोजीशन में ये तब तक रहेंगे जब तक इसमें से करंट पास हो रहा है। मान लीजिए आपका ये वाला कंप्यूटर जो ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो अब इसमें से करंट पास होना जो बंद हो गया तो ये जो रिले स्टैंडिंग पोजीशन में थी ये आपकी गिर जाएगी, गिर के ये इस पॉइंट पे ऊपर कनेक्शन बना देगी। तो मतलब आपकी रिंग नहीं टूटी। अब ये करंट यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा, ये रिले आपकी एज इट इज़ रहेगी और ये इधर को चला जाएगा। मतलब ये वाला कंप्यूटर जो है जैसे ही ख़राब हुआ तो उसके कारण आपका बाकी कंप्यूटर्स के साथ जो कनेक्शन है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसके लिए हम ये वाला जो है सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाईपास, कि जैसे ही आपकी रिले जो है वो गिर जाएगी तो ये कनेक्शन बन जाएगा और इस स्टेशन को हम बाईपास कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें एक पॉइंट है हैंडलिंग केबल्स। जब भी आपको रिंग आपको एक्सप्लेन करनी है, टोकन रिंग, तो आप उसमें ये वाला कंसेप्ट जरूर बताओगे, क्योंकि टोकन रिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका एक स्टेशन ख़राब हो गया तो आपकी पूरी की पूरी रिंग जो है वो टूट जाती है। अब उसके बाद है मैक के सब लेयर फंक्शंस क्या हैं। मतलब इसमें हम फ्रेम फॉर्मेट पढ़ते हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि इसमें फ्रेम फॉर्मेट होता है कि जो भी आपने फ्रेम भेजना उसका क्या फॉर्मेट है, मतलब क्या क्या हम उसमें भेज सकते हैं। तो इसमें जो फ्रेम है उसकी जो सबसे पहली पोजीशन में होगा आपका SD यानी कि स्टार्ट डेलीमीटर, ठीक है। SD का मतलब क्या है,
स्टार्ट डेलीमीटर, तो स्टार्ट डेलीमीटर क्या शो करता है कि आपका जो फ्रेम है उसकी भी स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ से आपका फ्रेम जो है स्टार्ट हो गया है। ये स्पेशल फील्ड होती है जो सिर्फ यही मार्किंग करती है कि आपका जो फील्ड है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसी। एसी का मतलब क्या है? असेस कंट्रोल। एसी का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल। तो ये 1 बाइट की फील्ड होती है, इसमें आपकी टोकन बिट होती है, मॉनिटर बिट होती है, रिजर्वेशन बिट्स और प्रायोरिटी बिट्स होती हैं। तो आप एसी को यहाँ पे देखिए, ये इसकी डिटेल है। तो ये 1 बाइट है, इसका मतलब इसमें 8 बिट्स होंगी, तो 8 बिट्स को हमने कैसे डिवाइड किया है? जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं वो प्रायोरिटी बिट्स हैं। तो अगर 3 को आप कैलकुलेट करोगे बाइनरी में, तो यहाँ पे आप 8 टाइप्स की जो प्रायोरिटी है वो सेट कर सकते हो। मतलब प्रायोरिटी आपके फ्रेम की क्या प्रायोरिटी है, मतलब आपका हर फ्रेम की आप प्रायोरिटी जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक। करंट लेवल उसका क्या है। उसके बाद ये वाली जो है ये आपकी टोकन बिट है। अगर ये आपकी 0 है तो इट मीन्स आप टोकन के साथ डील कर रहे हो। अगर ये 1 हो गई तो इट मीन्स ये जो है ये कोई और फ्रेम है, मतलब अपार्ट फ्रॉम टोकन अलग अलग तरह के हमने फ्रेम्स पढ़े थे, जैसे पहले भी हमने पढ़े थे, इसमें भी हम देखेंगे। तो ये कुछ और तरह का टोकन है। अगर ये 0 है तो इट मीन्स ये सिंपल टोकन है, अगर ये 1 है तो ये कोई और फ्रेम बन चुका है, ठीक है। उसके बाद एम जो है ये मॉनिटरिंग, इसका मतलब है मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटरिंग बिट है। अब मॉनिटरिंग बिट का क्या मतलब है? ये चेक करती रहती है, मतलब जो फ्रेम्स घूम रहे हैं उनको चेक करते रहते हैं, उसमें कुछ एरर ना आ जाए, ठीक है। उसकी एरर कंडीशंस को चेक करता रहता है, और अगर एरर आ जाए तो उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो मॉनिटरिंग बिट के यूज़ के साथ हम ये देखते हैं कि आपके जो फ्रेम आप सर्कुलेट कर रहे हो उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो आपका मॉनिटरिंग स्टेशन कौन होता है? जिसने फ्रेम को सेंड किया होता है, तो वो हम मॉनिटरिंग स्टेशन बन जाता है। एक स्टेशन को हम मॉनिटरिंग स्टेशन बना देते हैं। तो अगर आपका करंट मॉनिटर किसी कारण से आपका फेल हो जाता है तो आप ये जॉब जो है किसी और हम स्टेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद लास्ट जो 3 बिट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं रिजर्वेशन बिट्स, ठीक है। तो रिजर्वेशन बिट्स क्या है कि आपने प्रायोरिटी तो पहले सेट करती, प्रायोरिटी में भी कुछ प्रायोरिटी को आपने रिजर्व कर दिया है कि जैसे हम रिजर्व्ड कैटेगरी वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रिजर्व्ड आप पहले कर देते हो कि ये वाले फ्रेम की हमने ये प्रायोरिटी पहले सेट कर रखी है, तो ये रिजर्व्ड बिट है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो पोर्शन आता है आपके फ्रेम का वो आता है फ्रेम कंट्रोल, ठीक है। ये सिर्फ यही बताता है कि आपका फ्रेम क्या है। हमने पढ़ा है कि ये 2 तरह के फ्रेम हो सकते हैं आपके, या डाटा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है। तो डाटा मतलब जो डाटा ट्रांसफ़र करेगा, कंट्रोल मतलब अपार्ट फ्रॉम डाटा ट्रांसफरिंग या टोकन पासिंग आपके अलग अलग फ्रेम्स हो सकते हैं, तो वो वाले कंट्रोल फ्रेम्स आते हैं। तो हम आगे उसकी लिस्ट देख लेंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जहाँ पे इस फ्रेम को जाना है, सोर्स एड्रेस जिसने इसको भेजा है, ठीक है। तो इनका साइज़ है 2 या 6 बाइट हो सकता है, इसका भी 2 या 6 बाइट हो सकता है। डाटा की यहाँ पे कोई लेंथ मेंशन नहीं की है। उसके बाद आप चेकसम जो है ये आप यूज़ करते हो कि आपका जो डाटा है वो एरर को चेक करने के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए हम जो है चेकसम यूज़ करते हैं। ये 4 बाइट की इसकी फील्ड है। एंड डेलीमीटर, ईडी मतलब क्या है यहाँ पे? एंड डेलीमीटर कि जो आपका फ्रेम है उसका भी यहाँ पे एंड हो चुका है। डेलीमीटर मतलब आप मार्किंग कर रहे हो। उसके बाद जो लास्ट है एफएस, ये भी 1 बाइट का है, इसका मतलब है फ्रेम स्टेटस, ठीक है। तो एफएस 1 बाइट का है, इसकी फर्दर डिटेल हमारे पास है। तो एफएस में क्या होता है, ये 8 बिट्स हैं, तो ये ए सी एक्स एक्स इस तरह की इसमें बिट्स हैं। तो जो 2 एड्रेसेस हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ए के साथ, मतलब ए रिप्रेजेंट एड्रेसेस, ठीक है। ए जो है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सी है ये आपकी कॉपीड बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 2 कॉपीड बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो एक्स एक्स हैं ये आपकी रिजर्व बिट को रिप्रेजेंट करता है, रिजर्व बिट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसका काम क्या है कि जब भी आपका फ्रेम किसी इंटरफेस के पास पहुंच जाता है, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन एड्रेस के पास पहुंच जाता है, तो जो ये जो ए की वैल्यू इसको हम 1 कर देते हैं। ए 1 मतलब कि आपको डेस्टिनेशन मिल गया, ठीक है। और अगर उस इंटरफेस ने फ्रेम को अपने अंदर कॉपी कर लिया, यानी कि उसको रिसीव भी कर लिया, तो हम सी की वैल्यू को भी 1 सेट कर देते हैं। इट मीन्स, तो अगर मान लीजिए आपके पास ए 0 है और सी 0, तो इट मीन्स आपको ना डेस्टिनेशन मिला ना उसको किसी ने कॉपी किया, ठीक है। या मतलब कह लो कि आपका डेस्टिनेशन अवेलेबल ही नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 आ गई, तो इट मीन्स आपका डेस्टिनेशन आपको मिल गया पर उसने वैल्यू कॉपी नहीं की, मतलब उसने रिसीव नहीं किया, फ्रेम आपका रिसीव नहीं किया। अगर ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स आपका डेस्टिनेशन भी मिल गया और उसकी जो वैल्यू है ये कॉपी भी कर ली, तो इट मीन्स
आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, आपने अरेंजमेंट ही इस तरह से किया कि आपको एक्नॉलेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद जो टोकन रिंग में हम स्पेशल फ्रेम्स की बात करते हैं, तो जो स्पेशल कंट्रोल फ्रेम्स हैं वो कुछ ये टाइप्स हैं उसकी अवेलेबल हैं। तो ये कंट्रोल फ्रेम की बाइनरी वैल्यू होती है, ये इसका नाम है कि डुप्लीकेट एड्रेस टेस्ट। तो ये चेक करेगा कि 2 स्टेशंस का जो है एड्रेस सेम तो नहीं है। उसके बाद बेकन टोकन हम तब पास करते हैं जब हमने देखना होता है कि रिंग में कोई ब्रेक्स तो नहीं आ गई, ठीक है। क्लेम टोकन जो भी मॉनिटर बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। पर्ज हम भेजते हैं अगर आपको इनिशियलाइज रिंग को दोबारा करना होता है, ठीक है। एक्टिव मॉनिटर प्रेजेंट, मतलब ये बार बार हम भेजते रहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये वाला जो है मॉनिटर एक्टिव है, ठीक है। इसी तरह स्टैंड बाय मॉनिटर के वो ये बताता है कि ये जो आपकी डिवाइसेस है ये मॉनिटर बन सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम जो स्पेशल कंट्रोल फ्रेम्स हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आप हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है 802.6 जिसको हम बोलते हैं DQDB डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है कि ये हमने पहले भी स्टडी किया था। 802.6 को हम मैन के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, मतलब आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है उसके लिए हम ये स्पेशली यूज़ करते हैं। तो DQDB में क्या होता है कि आपकी 2 वायर्स होती हैं मेनली, जैसे यहाँ पे बस A वर्ड यूज़ किया है, बस B, तो ये 2 वायर्स हैं। तो दोनों वायर्स की जो है कि डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे ये हमारी है लेफ़्ट टू राइट, तो ये एक डायरेक्शन हो गई, मतलब इसकी डायरेक्शन ये वाली है। और बस B जो है इसकी है राइट टू लेफ़्ट, तो ये वाली इसकी डायरेक्शन होगी। हर बस का जो स्टार्टिंग है वो हेड एंड से जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। हेड एंड जो है ये आपका 53 बाइट का जो सेल है उसको ट्रांसफ़र करता है। 53 में से जो आपका 44 बाइट का जो है ये आपका पेलोड होता है। पेलोड यानी कि जिसमें आप एक्चुअल में डाटा सेंड करते हो, ठीक है। मतलब हर सेल की जो लेंथ है वो 53 बाइट्स होगी जो भी आप सेंड करोगे। अब अगर आपने ए ने सी को डाटा भेजना है तो वो ऊपर वाली बस यूज़ करेगा, अगर डी ने ए को डाटा भेजना है तो वो नीचे वाली बस को यूज़ करेंगे। मतलब आपको सिर्फ डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन यू विल सेलेक्ट विच बस यू विल फॉलो टू ट्रांसफर द डेटा। तो अब ये जो आपका 44 बिट का पेलोड होता है, यानी कि इसमें आप एक्चुअल में डाटा सेंड करते हो, इसमें भी 2 बिट्स, एक बिट होती है जिसको हम स्पेशली यूज़ करते हैं। एक है आपकी बिजी बिट और एक है आपकी रिक्वेस्ट बिट। तो रिक्वेस्ट, अगर आप बिजी बिट आपकी ऑन है तो इट मीन्स ये सेल कोई और बंदा यूज़ कर रहा है। मतलब आप बस की तरह इसको समझो कि एक ही बस यहाँ से ट्रांसफ़र कर जा रही है, तो ए भी अपना डाटा उसमें लोड करके भेज सकता है, बी भी भेज सकता है, सी भी और डी भी, पर एट ए टाइम एक ही बंदा भेजेगा। और इसी तरह अगर आपने इस डायरेक्शन में जाना है तो बस यहाँ से जाएगी 53, मान लीजिए आपके 53 की बस है तो उसमें 44 पैसेंजर बैठ सकते हैं, आप इस तरह से सोचिए। तो जिस भी बंदे ने अपना डाटा भेजना है वो उस बस में सवार होकर जा सकता है, पर एट ए टाइम एक ही बंदा भेज सकता है। यहाँ पे ये कंडीशन है। तो अगर आपका बिजी बिट आपकी ऑन है तो इट मीन्स आपका सेल को कोई और बंदा यूज़ कर रहा है। अगर आपका रिक्वेस्ट जो है अवेलेबल है तो आप रिक्वेस्ट को ऑन कर सकते हो कि मुझे ये वाली बस चाहिए या मैं डाटा जो है वो सेंड करना चाहता हूँ। मीन्स जब भी एक जो डिवाइस है वो डाटा सेंड करना चाहती है तो उसे रिक्वेस्ट बिट जो है ऑन करके पहले भेजनी पड़ेगी कि मुझे ये वाली बस के ऊपर अपना डाटा भेजना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका एक भी स्टेशन खराब, जैसे रिंग में क्या था कि आपका अगर एक भी स्टेशन ख़राब होता तो आपको रिंग टूट सकती है, तो उसके लिए आपने वायर फ्रेम यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी डिवाइस ख़राब भी हो जाती है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर जो डिवाइस है वो इमीडिएट डाटा सेंड नहीं करता, वो अपना अपना एक फीफो बना के रखते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब अपनी अपनी वो क्यू बना के रखते हैं, ठीक है। और क्यू को मेंटेन करने के लिए इन्होंने 2 यहाँ पे काउंटर लगा रखे होते हैं, CD और RC, ठीक है। तो जो CD है ये ट्रैक रखता है आपकी रिक्वेस्ट का, ठीक है। CD जो है ये क्या ट्रैक रखता है, आपका रिक्वेस्ट काउंटर इसको हम बोलते हैं। ये देखता है कि आपकी पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे RC की, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट काउंटर लगे हुए हैं, हर एक के पास RC है। अब इसमें एक और कंडीशन क्या है कि मान लीजिए D ने अगर ऊपर वाली बस के थ्रू डाटा सेंड करना है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो नीचे वाली बस के थ्रू भेजेगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो D है इसने एक रिक्वेस्ट भेज ली नीचे वाली बस के थ्रू कि मुझे डाटा सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे D नहीं, हम C लेते हैं क्योंकि D के आगे कोई है नहीं अवेलेबल, तो हम C मान लेते हैं कि मान लीजिए C ने एक रिक्वेस्ट भेजनी है
कोई डाटा भेजना है तो उसने रिक्वेस्ट भेज दी, तो जो यहाँ से बस जाएगी वो एक रिक्वेस्ट लेके चली जाएगी कि सी जो है वो डी को डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट जैसे ही बी पे पहुँचेगा ये वाली बस, तो बी जो है रिक्वेस्ट की वैल्यू को पढ़ लेगा और ये क्या कर देगा, यहाँ पे आरसी की वैल्यू जो 1 1 सेट कर देंगे कि अभी जो है एक रिक्वेस्ट किसी और ने भेज दिया, मतलब बी को भी पता चल गया कि जो यहाँ से अगला डाटा जाएगा उसको कोई और बंदा भी यूज़ कर सकता है और ए को भी पता चल गया। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये रिक्वेस्ट चलेगी, इट मीन्स जैसे ही सी ने रिक्वेस्ट भेजी तो बी को पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम में नीचे को जाने के लिए अभी एक बंदा तैयार है, मतलब एक बंदे ने इस बस को यूज़ करना है, ए को भी पता कि एक बंदे ने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि आरसी काउंट्स द नंबर ऑफ डाउन स्ट्रीम रिक्वेस्ट पेंडिंग। आरसी जो है रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट आपकी कितनी है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो सी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसके बाद बी भी डाटा जो है एकदम सेंड करना चाहता है, तो इसके लिए इन्होंने सी डी काउंटर एक लगा रखा है। तो आरसी की जो वैल्यू है वो किस में कॉपी हो जाएगी, सी डी में, यानी कि अभी आरसी की जो 1 वैल्यू थी वो सी डी में कॉपी हो गई। मतलब सी डी आरसी की वैल्यू को हम सी डी में तब कॉपी करते हैं जब आपकी कोई डिवाइस रेडी हो जाती है। इसने तो अभी सिर्फ रिक्वेस्ट भेजी थी ना कि मुझे भेजना है, पर ये रेडी हो गया कि मैं डाटा जो सेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये सी डी की आरसी की वैल्यू जो सी डी में कॉपी हो जाएगी। अब क्या है, जब यहाँ से नया वाला सेल जाएगा जिसको हम बस वर्ड यूज़ करें, 53 बाइट का जो आपका सेल है वो जाएगा, तो जब ए के पास पहुँचेगा तो ए को कोई लेना देना है नहीं क्योंकि उसने डाटा सेंड करना नहीं। अब इसने आरसी की वैल्यू 0 सेट कर दी, मतलब ये मान के चल रहा है कि कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बट ऑन द सेम टाइम जब यहाँ पे ये 53 वाला सेल पहुँच जाएगा तो बी क्या करेगा, पहले सी डी की वैल्यू चेक करेगा, क्योंकि हमने आरसी की वैल्यू किस में कॉपी मार दी, सी डी में। तो ये क्या चेक करेगा कि सी डी की वैल्यू अगर तो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स कोई और बंदा है जिसने इस सेल की पहले से बुकिंग करा रखी है, यानी कि कौन है, सी। ठीक है, तो बी जो है वो इस सेल को पास होने देगा और सी डी की वैल्यू को जो है वो डिक्रीमेंट कर लेगा, 1 माइनस कर देगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब भी कोई डिवाइस डाटा सेंड करती है तो रेडी हो जाती है डाटा सेंड करने के लिए, तो जब उसके पास खाली बस आती है तो वो क्या करता है, वो अपनी सीडी की वैल्यू को चेक करता है। अगर सीडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स उस सेल की बुकिंग किसी और ने पहले से कर रखी है। अगर अब जो नेक्स्ट टाइम जब खाली सेल आएगा, नेक्स्ट टाइम जब आपका एक खाली सेल आएगा तो उस टाइम पे आपकी सीडी की वैल्यू होगी 0, तो इट मीन्स ये सेल कोई और बंदा यूज़ नहीं कर रहा, तो बी जो है इस सेल को यूज़ करके अपना डाटा जो है वो सेंड वो कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेसिंग है कि डीके और डीबी में हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डीके और डीबी का जो फ्रेम फॉर्मेट है वो हम देख लेते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इसका जो है 53 बाइट का इसका जो है वो आपका सेल होता है, तो उसमें से भी ये दो इन्होंने बाइफिकेशन कर रखी है कि 44 बाइट्स का तो पेलोड हो गया जिसमें आपने डाटा जो है वो सेंड करना है। अब उसके अलावा आपका 5 बिट्स का जो हेडर होता है स्पेशल, उस हेडर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका सिंपल डाटा हो गया, ये इसमें हमने रिक्वेस्ट बिट देख ली और एक हमने देख ली बिजी बिट हो सकती है। तो अब इसका जो हेडर है वो हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्योंकि 5 बाइट्स हैं तो वो आपकी 40 में बट जाएंगी, तो इनको 40 में इन्होंने बांट रखा है कि पहली जो 8 बिट्स हैं, अब यहाँ पे ये बाइट्स नहीं है, ये बिट्स हैं। अब 8 बिट्स जो है इनको हम बोलते हैं असेस बिट्स, असेस फील्ड बोला जाता है। उसके जो नेक्स्ट वाली है 20 बिट्स, उनको हम एड्रेस बोलते हैं, एड्रेस बिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब पहले हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले एसएस बिट की बात करें तो एसएस बिट की 8 बिट्स को भी फर्दर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहली जो है बी यानी कि बिजी बिट, अगर ये बिट 1 है तो इट मीन्स इसको कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, मतलब ये वाला जो सेल है ये और बंदा कोई यूज़ कर रहा है। एसटी यानी कि आपका स्लॉट टाइप, आप कौन सा स्लॉट जो है यूज़ कर रहे हो। इसमें दो तरह के स्लॉट्स हम यूज़ करते हैं, या तो आप पैकेट ट्रांसमिशन करते हो या आप आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ करते हो। तो कौन सा आप ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे हो उसके लिए स्लॉट टाइप हमारे पास अवेलेबल है। उसके पास बाद जो आर है ये है आपकी रिजर्व्ड फील्ड। अगर आपने कुछ रिजर्वेशन करनी है तो इस वाली फील्ड का यूज़ करोगे। उसके बाद आपका PSR यानी कि प्रीवियस स्लॉट रीड, तो ये 2 बिट का आपकी फील्ड है, इसको हम 0 भी सेट कर देते हैं और 1 भी सेट कर देते हैं। तो इसको आप 0 सेट करते हो, वो स्टेशन इसको 0 सेट करता है जब वो कंटेंट को पढ़ लेता है।
ठीक है, मतलब जब उसने पिछले कंटेंट की वैल्यू पढ़ ली प्रीवियस स्लॉट रीड, तो उसके बाद वो 1 सेट कर देता है। अगर इसकी वैल्यू 0 तो इट मीन्स उसने प्रीवियस स्लॉट को रीड जो है वो नहीं किया। उसके बाद RQ आता है, ये आती है आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें भी आपकी 3 बिट हैं और इसमें भी आप यूज़ करते हो रिजर्वेशंस के लिए। मतलब 3 बिट इज सेट बाय स्टेशन टू मेक द रिजर्वेशन फॉर द स्लॉट, मतलब स्लॉट की फर्दर रिजर्वेशन के लिए। ये जो रिजर्वेशन है ये फ्यूचर वाली है, ये अभी करंट रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो आप 8 टाइप्स की जो रिजर्वेशन कर सकते हो, यानी कि आप प्रायोरिटी जैसी सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो एड्रेस फील्ड है ये 20 बिट्स का है। तो इसमें हम VCI ये स्पेशल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर। ठीक है, ये आपका वैन और मैन में यूज़ होते हैं, तो वो एड्रेस जो हैं आपके VCA फॉर्म में होते हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो। उसके बाद आपकी टाइप फील्ड है, ये 2 बाइट्स की है, 2 बिट्स की है। तो इसमें आप ये बताते हो कि आप कौन सा डाटा सेंड कर रहे हो, मतलब डाटा यूज़र का डाटा सेंड कर रहे हो या मैनेजमेंट का डाटा, या कौन सा डाटा की टाइप्स आप यहाँ पे बता सकते हो। उसका प्रायोरिटी आप अगेन सेट कर सकते हो कि आपने पर्टिकुलर स्लॉट की कोई प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पे ये अभी स्लॉट की प्रायोरिटी बता रहा है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्लॉट की प्रायोरिटी सेट करनी है तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो CRC है ये आपका अगेन एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट 802.5 and 802.6 standard. I hope the topics are clear to you. In case you face any issue, you can contact me. Thank you very much.